Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 19th of February 2024. तो गाइज आज है तारीख 19 फरवरी 2024 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है वेदांत थंगल बर्ड सेंचुरी को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का मेन मकसद क्या है। ऑप्शन नंबर ए, जितने भी स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको साथ में लेकर आना एक फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में। या ऑप्शन नंबर बी, जो हमारे पुअर फार्मर्स हैं उनको लोन प्रोवाइड करवाना ताकि वो जो क्रॉप्स हैं उनको अच्छी तरीके से कल्टीवेट कर सकें। या फिर ऑप्शन नंबर सी, जो हमारे ओल्ड एंड डेस्टिट्यूट पर्सन हैं, ठीक है, जिनके पास में कोई सहारा नहीं है, उनको पेंशन्स प्रोवाइड करवाना। या फिर ऑप्शन नंबर डी, जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका मेन मकसद है स्किल डेवलपमेंट या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर काम करना, उन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग के लिए ये योजना काम करती है। तो बताओ इन चारों में से कौन सा यहाँ पर मेन एम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और सबसे पहले देखते हैं आज के डिस्कशन में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। दोस्तों आज का वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, अलग अलग जगह से लिए गए हैं। शॉर्ट न्यूज़, वेरी शॉर्ट न्यूज़, एडिटोरियल, मेंस के पर्सपेक्टिव से आपका डेटा, प्रीलिम्स के लिए डेटा, हर एक चीज़ को पूरे 360 डिग्री के अंदर में कवर किया गया है। तो आज का वीडियो देखना और फिर एट द लास्ट अपना रिस्पॉन्स देना कि हाँ ऐसा वीडियो आप लोगों को डेली बेसिस पर चाहिए या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आज के डिस्कशन में हम बात करने वाले हैं, क्या रशिया वाकई में एक एंटी सैटेलाइट वेपन को टेस्ट कर रहा है, एक खास प्रकार का वेपन। क्या होता है इसके बारे में कुछ खास फीचर्स हैं, वो सब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सेकेंड आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं इंडिया के फार्म सब्सिडीज़ के बारे में। तो दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बनता हुआ नजर आ रहा है, स्पेशली फार्मिंग सेक्टर में। वो क्या है मैटर, इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। फिर इंटरनेशनल सिंगल स्पीशीज एक्शन प्लान आज के समय पर चर्चा में, इसको लेकर एक बहुत बड़ी मीटिंग रिसेंटली हुई है। तो उसके बाद यहाँ पर बात करने वाले हैं ऑलिव रेडेड टर्टल के बारे में। आंध्र प्रदेश के अंदर में जो फिशिंग है, मछली पकड़ने के ऊपर बैन लगाया गया है कुछ समय के लिए, तो उनका कनेक्शन ऑलिव रिडेड टर्टल और दूसरे सी टर्टल्स के साथ में क्या है वो भी आज आपको जानने को मिलेगा। देन उसके बाद में अभी आपको पता होगा वेस्ट बंगाल के अंदर काफ़ी सारे मैटर्स चल रहे हैं। तो अभी जो एक वायलेंस है, एक हिंसा हमको देखने को मिल रही है, उसके बेसिस पर एक पैनल है शेड्यूल कास्ट का पैनल, इन्होंने रेकमेंड किया है कि बंगाल के अंदर में जो प्रेसिडेंट रूल है वो लागू कर देना चाहिए। तो इनका एक रिकमेंडेशन आया है। तो समझेंगे यहाँ पर इस पर्टिकुलर कमीशन के बारे में, क्या है ये कमीशन, कैसे वर्क करता है। देन उसके बाद एक और रेलिवेंट आर्टिकल है स्पेशली एनवायरमेंट के लिए। वेदांत नगल, जैसे मैंने बोला, एक बर्ड सेंचुरी अभी न्यूज़ में बनी हुई है। वहाँ पर एक प्रकार की नॉक्शियस वीड जो है वो फैल रही है, जिसका नाम है कस्कोटा। तो ये क्या है प्रॉब्लम, कितनी तेज़ी से फैल रही है, आज के समय पर हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। क्या है मैटर, डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद अभी म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुआ है, ये चर्चाओं में है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इंडियन एक्सप्रेस ने एक्सप्लेन सेक्शन पर भी कवर किया हुआ है, वो यहाँ पर कवर करेंगे। फिर उसके बाद बात आती है एडिटोरियल की। तो आज हमारे पास में दो रेलिवेंट एडिटोरियल्स हैं। सबसे पहला आज का आर्टिकल ऑफ द डे, पूरे वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, जहाँ पे दोस्तों आपका पॉलिटी का एक जो कॉन्सेप्ट है ना लोकसभा का, वो आज खत्म हो जाएगा। लोकसभा के बारे में बहुत सारी बातें हम जानकारी लेंगे, क्योंकि अभी आपको पता है 2024 यानी जिस साल में हम अभी चल रहे हैं, इस साल इलेक्शंस हैं।
लोकसभा के इलेक्शंस हैं और लोकसभा का यहाँ पर आप टेन्योर देखने को मिलता है, तो अभी समाप्त होने वाला है, लोकसभा यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो ये जो पूरा 17वां सेशन था लोकसभा का, वो किस तरीके से रहा, क्या चेंजेस हुए, आपकी बार सिचुएशन कैसी रही है पहले के लोकसभा के सेशन के कंपैरिजन में, हर एक एस्पेक्ट दोस्तों आपको जानने को मिलेगा। फिर एक और पर्टिकुलर एडिटोरियल है जहाँ पे हम बात करने वाले इंडिया यूएई के रिलेशंस के बारे में। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर में इस एडिटोरियल को मेंशन किया गया है। तो ये सारे के सारे डिस्कशन है, मैंने एक इंडेक्स आपको यहाँ पर दे दिया। चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने थंबनेल वाले टॉपिक के साथ में। तो भारत और आर्मेनिया दोनों के संबंध लगातार न्यूज़ में हैं और इसको लेकर दोस्तों कई सारी कंट्रीज़ हैं जिसको बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख पाओगे एक पुराना आर्टिकल है, लेकिन उसके बाद में अभी कल परसों में और भी बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। एक जगह पर अगर आप देखोगे तो जो अज़रबैजान और आर्मेनिया है, इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट अलग है और इन दोनों के मैटर में कहीं ना कहीं दोस्तों आजकल इंडिया और फ्रांस के डिस्कशंस हो रहे हैं। पहले मैं आपको बेसिक चीज़ बताता हूँ। अगर आपको आर्मेनिया और अज़रबैजान नाम के जो देश हैं उनको बहुत डिटेल से देखना है तो आपको पहले वर्ल्ड मैप पर जाना होगा। ये वर्ल्ड मैप है, ये इंडिया आपको नज़र आएगा। ऊपर अगर आप जाओगे तो ये हमारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के बगल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको अज़रबैजान नज़र आएगा और अज़रबैजान के जस्ट बगल में ही आपको आर्मेनिया भी देखने को मिल जाता है। अगर इसी पोर्शन को हम जूम कर दें तो वो कुछ इस प्रकार से नज़र आता है। ये हो गया अज़रबैजान और ये हो गया आर्मेनिया। ठीक है दोस्तों, इन दोनों देश के बीच में एक छोटा सा रीजन है जिसको बोलते हैं नागोर्नो काराबाख। इस रीजन का नाम ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब लड़ाई जो हो रही है इन दोनों देशों के बीच में, जो आज के समय पर पूरा युद्ध वाला सिचुएशन बना हुआ है, वो नागोर्नो काराबाख वाले रीजन की वजह से बना हुआ है। ये जो रीजन, ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हो दोस्तों, इस हिस्से को कहीं ना कहीं आर्मेनिया से पूरी तरह से तोड़ दिया है अज़रबैजान ने। अब ये हिस्सा जो है अपना अलग रहना चाहता है, लेकिन आर्मेनिया बोलता है नहीं, इस पर्टिकुलर रीजन को हम ही लेंगे। दूसरी तरफ अज़रबैजान बोलता है नहीं नहीं, ये रीजन आपके अंदर जा ही नहीं सकता, इसको हम यहाँ पर अपने पास में रखेंगे। तो इस तरीके से इस टेरिटरी के लिए डिस्प्यूट्स चलते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ये हो गया आर्मेनिया, इसकी कैपिटल है येरेवन। ये हो गया अज़रबैजान, इसकी कैपिटल है बाकू, बराबर में कैस्पियन सी है। ऊपर कंट्रीज देखोगे तो यहाँ पे रशिया है नॉर्थ में, जॉर्जिया है नॉर्थ में। फिर बात आती है नीचे की साइड में तो टर्की है, ईरान आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये लोकेशन आप लोगों ने दोस्तों ध्यान में रख ली। अब चर्चाएं क्या हो रही है, इन दोनों के बीच में लगातार युद्ध के जो सिचुएशन है वो बने हुए हैं। प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं है, पहले कई बार यहाँ पर इनके बीच में वॉर हो चुकी है, कई बमबारी वगैरह यहाँ पर बरसाए गए हैं। अज़रबैजान कहीं ना कहीं जीतता हुआ नजर आया है इन चीज़ों के अंदर में। अज़रबैजान को अलग अलग देशों का सपोर्ट है। फॉर एग्जाम्पल बराबर में टर्की है, टर्की का सपोर्ट है अज़रबैजान को काफ़ी सारे हथियार मिल जाते हैं। तो इसी बीच में जो अज़रबैजान है उसका एक स्टेटमेंट आता है और ये स्टेटमेंट पहले भी यहाँ पर अज़रबैजान दे चुका है और टर्की भी दोस्तों इस बात को यहाँ पर मेंशन कर चुका है। हुआ यह है, अज़रबैजान ये बोल रहा है कि भारत और फ्रांस, ये जो दोनों कंट्रीज हैं, ये हमारी स्थिति को बेकार कर रही हैं। अच्छा, ऐसा क्यों है इसका कहना? इसका कहना यह है कि आज के समय पर अगर वॉर की स्थिति बन रही है, वो वॉर की स्थिति कैसे बनती है? जब दोनों देशों के पास में प्रॉपर वेपन्स होंगे, हथियार होंगे। अज़रबैजान को तो प्रॉपर सपोर्ट मिल रहा है, हथियार भी आ रहे हैं। दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पे जो आर्मेनिया है, इस आर्मेनिया को इंडिया वेपन्स सप्लाई कर रहा है। इंडिया के साथ साथ दोस्तों फ्रांस भी लगातार आर्मेनिया को वेपन सप्लाई कर रहा है। सप्लाई करने का क्या मतलब है? आर्मेनिया ने बहुत सारे एग्रीमेंट्स हमारे साथ में साइन कर रखे हैं। बेसिकली आर्मेनिया हमसे वेपन्स को परचेज कर रहा है। रिसेंटली पिनाका सिस्टम परचेज करने की बात की गई थी और बीच में अज़रबैजान का ऐसा स्टेटमेंट आया था, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, उन्हें तो ये तक बोल दिया था कि भारत की जो मिसाइल हैं वो अज़रबैजान को नहीं रोक पाएंगी। ऐसे स्टेटमेंट यहाँ पर अज़रबैजान दे चुका है इंडिया के अगेंस्ट में। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंडिया का एक सपोर्ट आर्मेनिया को लेकर देखने को ज़रूर से मिला हुआ है। तो ये मैटर क्या है आपको समझ में आ गया क्यों अज़रबैजान भड़क रहा है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वेपन्स डील हो रखे हैं आर्मेनिया के साथ में। आर्मेनिया हमसे हथियार परचेज कर रहा है, इस वजह से हथियार रहेंगे तो वो अज़रबैजान को टक्कर दे पाएगा, काउंटर कर पाएगा। इस वजह से अज़रबैजान आज के समय पर भड़कता हुआ नजर आ रहा है। अब इसी बेसिस पर दोस्तों एग्जामिनेशन के लिए भारत और आर्मेनिया के जो संबंध हैं वो किस तरीके से ग्रो किए, इनका इतिहास क्या है, ये कुछ फैक्ट्स जान लेना, ये आपको मेंस में, प्रीलिम्स में, हर जगह पर हेल्प करेंगे। तो आर्मेनिया और इंडिया दोनों के जो रिलेशंस, जो इनके पॉलिटिकल टाइज हैं, वो केवल आज से ही नहीं, लंबे समय से हैं दोस्तों। क्योंकि आर्मेनिया देश जो है बहुत, मतलब ऐसा नहीं है बहुत पुराना कंट्री है, 1991 में ही आज़ाद हुआ था। अब आज़ाद हुआ था कहने का क्या मतलब है?
मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपने यूएसएसआर के बारे में सुना होगा, सोवियत यूनियन के बारे में सुना होगा। सोवियत यूनियन, रशिया, जिसको आज के समय पर हम नाम से जानते हैं, एक समय पर बहुत बड़ा देश हुआ करता था। लेकिन 1991 में क्या होता है, यही सोवियत यूनियन टूट जाता है। तो जब ये टूटता है तो इसमें से छोटे छोटे देश निकलते हैं, 15 देश बनते हैं। और इसी सोवियत यूनियन में से अजरबैजान और आर्मेनिया बना था। ये आप देख पाओगे 9 और 10वां नंबर, 10वां नंबर अजरबैजान है, 9वां नंबर आर्मेनिया है। तो ये कंट्रीज पहले यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करती थी। तो 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा तो उसके बाद ये सारे देश बने, जिसमें आर्मेनिया और अजरबैजान भी बनकर आते हैं। तो आर्मेनिया का जो इंडिपेंडेंस था 1991 में, उसके बाद से ही भारत ने आर्मेनिया के साथ में अपने रिलेशंस को एस्टेब्लिश कर लिया। इवन 1999 में इंडियन एम्बेसी दोस्तों ओपन कर दी गई आर्मेनिया की कैपिटल येरेवन के अंदर में। ठीक है, तो इन दोनों के जो रिलेशंस हैं वैसे वो 1991 1992 से ही यहाँ पर ग्रो करना स्टार्ट हो गए थे। और दोस्तों ये जो जब बात करते हैं आर्मेनिया और इंडिया के संबंध की, तो उस समय पर स्पेशली 1995 में आर्मेनिया इकलौता कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का एक कंट्री था, यानी इस ग्रुप में रहने वाला एक ऐसा देश था जिसके साथ में भारत के संबंध थे रशिया के अलावा। तो ये भी एक कह सकते हो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि दर्शाता है भारत और आर्मेनिया के संबंध को। तो ये जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट नेशंस हैं या इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, आज के समय पर वैसे इस ग्रुप को 1991 में फाउंड किया गया था जब सोवियत यूनियन टूटा उसके बाद। लेकिन आज के समय पर कुछ कंट्रीज इसके अंदर प्रेजेंट है, जैसे अजरबैजान, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोवा, रशिया, ताजिकिस्तान। ये सब कंट्रीज दोस्तों इस ग्रुप में नजर आती हैं। लेकिन जब बात हो रही है 1995 की, तो वो समय था जब भारत ने इस ग्रुप में से केवल एक देश के साथ में रिलेशन रखे, जो कि आर्मेनिया था। ठीक है, रशिया के साथ रिलेशन हमारे बहुत पुराने थे, तो यहाँ पर हम रशिया को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, वो तो था ही हमारे साथ, समझ गए। तो आर्मेनिया अजरबैजान के संबंध, आर्मेनिया और भारत के संबंध आपको समझ में आ गए। अब इसी दोस्ती को और गहरा करने के लिए होता यह है, ये दोनों देश मिलकर 1995 में ट्रीटी ऑन फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन को साइन करते हैं। इसके बाद रिलेशंस और गहरे हो गए, और रिलेशंस गहरे होने के साथ साथ दोस्तों अब स्थिति ऐसी पड़ी है कि आर्मेनिया को बहुत सारे हथियार चाहिए लड़ने के लिए अजरबैजान से, क्योंकि अजरबैजान आर्मेनिया दोनों के बीच में लड़ाई लंबे समय से चल रही है। तो इसके लिए यहाँ पे आर्मेनिया ने इंडिया को एक बढ़िया ऑप्शन देखा कि भारत से हम अलग अलग प्रकार के वेपन्स को परचेज कर सकते हैं। और आर्मेनिया ने धीरे धीरे इंडियन मिलिट्री हार्डवेयर के अंदर अपनी दिलचस्पी दिखानी शुरू की। 2020 में आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में युद्ध हो गया था। उससे पहले आर्मेनिया अपना इंटरेस्ट दिखा रहा था। फिर 2020 में जब स्थिति बिगड़ी तो आर्मेनिया ने लगभग $40 मिलियन का कह सकते हो एक पूरा डील साइन किया। स्पेशली यहाँ पर इंडिया से स्वाति रडार्स को परचेज किया कि जो हथियार है उनको वो डिटेक्ट कर सकें। फिर अक्टूबर 2022 में भारत ने यहाँ पर एक और एग्रीमेंट साइन किया आर्मेनिया के साथ में, जिसके तहत हम लोगों ने आर्मेनिया को मिसाइल्स, रॉकेट और कई सारे बॉम्ब्स को एक्सपोर्ट किया। फिर ये जो मिसाइल्स है दोस्तों, इन मिसाइल जो हमने एक्सपोर्ट किया आर्मेनिया को, उसमें पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भी है। साथ ही साथ में इंडिया और भी कई सारे प्रकार के जो मिसाइल्स है वो आर्मेनिया को एक्सपोर्ट करेगा। आर्मेनिया लगातार भारत से जो वेपन्स है उनको परचेज करता हुआ चलेगा। इसी वजह से जो अजरबैजान है वो गुस्सा है कि भाई आप क्यों वेपन दे रहे हो, वेपन दोगे युद्ध बढ़ेगा। तो ये बेसिकली यहाँ पर पूरा का पूरा मैटर चल रहा है। और यही जो फैसला है वो फ्रांस की साइड से भी अपनाया गया है। फ्रांस से कई सारे डील कर रखे हैं आर्मेनिया ने, तो फ्रांस भी लगातार वेपन्स की सप्लाई कर रहा है आर्मेनिया में। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर एक आर्टिकल मेंशन्ड है जहां पर बोला जा रहा है क्या वाकई में रशिया एक एंटी सैटेलाइट वेपन को तैयार कर रहा है। अब ये वेपन कौन सा होता है? अब दोस्तों आज के समय पर देख पाओगे हर तरीके के वेपन हमारे पास में देखने को मिलते हैं। हम ज़मीन पर युद्ध कर सकते हैं, हवा में युद्ध कर सकते हैं, पानी में युद्ध कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है स्पेस की, अंतरिक्ष की, तो उसके लिए भी वेपन्स तैयार किए जा रहे हैं। अब अंतरिक्ष में क्या युद्ध होगा? अब ऑब्वियस सी बात है भाई, कई सारी कंट्रीज ने सैटेलाइट लॉन्च कर रखी हैं, उनकी सैटेलाइट को उड़ा देना, उनकी सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर देना। तो सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने वाला जो वेपन है उसी को नाम दिया गया है एंटी सैटेलाइट वेपन। तो क्या रशिया इसके ऊपर काम कर रहा है? इसको लेकर एक लंबा चौड़ा एक्सप्लेनर सेक्शन पर हमारे द हिंदू में आर्टिकल पब्लिश हुआ, जिसके बेसिस पर मैं आपको केवल मेन चीज बताऊंगा, एग्जामिनेशन में जो पूछा जाएगा, जो मेन फैक्ट है। आखिरकार ये जो एंटी सैटेलाइट वेपन होते हैं ये होते क्या हैं? तो दोस्तों ये जो वेपन है इसको डिजाइन किया गया है ताकि अगर हमारे दायरे में कोई सैटेलाइट आ रहा है या फिर किसी दूसरे देश ने जासूसी करने के लिए हमारे ऊपर सैटेलाइट छोड़ रखा है तो उस सैटेलाइट को हम डिस्ट्रॉय कर सकें। ऐसा हथियार एंटी सैटेलाइट वेपन कहलाता है।
तो ये जो ASAT है, ये जो वेपन है, ये दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है काइनेटिक एनर्जी मेथड को यूज करने वाला और दूसरा होता है नॉन काइनेटिक मेथड वाला। तो काइनेटिक एनर्जी मेथड वाला कौन सा है? इसमें स्पेशली जो मिसाइल वगैरह हो गए, सीधा यहाँ पर मिसाइल छोड़ेंगे नीचे से और वो जाके दुश्मन के सैटेलाइट को अटैक करेगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, सामने सैटेलाइट है, मिसाइल छोड़ी और जाकर ये सैटेलाइट को उड़ा देगा। फिजिकली कोलाइड करके टकरा कर उस सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर देगा, ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। समझ गए? तो वो है काइनेटिक एनर्जी मेथड। दूसरा जो नॉन काइनेटिक एनर्जी मेथड है, यहां पर कोई फिजिकल अटैक नहीं हो रहा है, हमने केवल साइबर अटैक किया। साइबर अटैक करके उस सैटेलाइट को हैक कर लिया या जाम कर दिया, जिसके चक्कर में उस सैटेलाइट में कुछ विजिबल ही नहीं हो पा रहा है। तो हमने यहाँ पर सीधा कोई अटैक नहीं किया, उसे तोड़ा फोड़ा नहीं है, बस खाली उसको हमने इस तरीके से जाम कर दिया है, जैमिंग कर दिया, उसके अंदर में हैकिंग कर दिया है कि भाई अब वो काम करना बंद कर चुका है। तो ये दो तरीके यहाँ पर होते हैं दोस्तों। और जितने भी अटैक होते हैं सैटेलाइट के ऊपर में, वो हम हवा से, लो ऑर्बिट एयर से भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये जो एंटी सैटेलाइट वेपन सिस्टम अगर आपको देखने को मिलता है, तो कुछ ही कंट्रीज है, यानी कि ऐसा भी नहीं है सभी देशों के पास में, कुछ ही कम देशों के पास में दोस्तों ये सिस्टम अवेलेबल है। जैसे बोला जाता है कि केवल 4 देश हमारे आज के सामने देखने को मिलते हैं, और स्पेशली इंडिया भी है इन 4 देशों में, जिनके पास में ऑलरेडी इस प्रकार के हथियार की कैपेबिलिटीज हैं। लेकिन पता है, आपसे क्वेश्चन बन भी सकता है कि इस एंटी सैटेलाइट वेपन की चर्चाएं तो बहुत होती हैं, क्या इसका कोई प्रॉब्लम है? हाँ बिल्कुल, इसमें एक दिक्कत भी देखने को मिलती है। दिक्कत दोस्तों यहां पर यह है कि इससे बहुत सारा स्पेस डेब्रिस जनरेट होगा। सिंपल सी बात है भाई, आप दूसरे की सैटेलाइट अगर तोड़ते हो, सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करते हो, तो सैटेलाइट टूटने के बाद में जो सैटेलाइट का कूड़ा है, उस मिसाइल का जो कूड़ा है, जो डेब्रिस है, वो सब कहां रहेगा? वो अंतरिक्ष में तो तैरेगा, और अंतरिक्ष में जो डेब्रिस है वो लगातार इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। ये भी एक इशू है बेसिकली। समझ गए? तो ये भी सिंपल तरीके से बहुत ही क्लियरली मैंने आर्टिकल आपको यहां पर समझा दिया। आगे आते हैं। ना आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में एक बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देख पाओगे, हमने ये 2 आर्टिकल डिस्कस किए। इस आर्टिकल में ये न्यूज़ में दम नहीं है, इसके पीछे का जो बैकग्राउंड डेटा आपको दिख रहा है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा सभी एडिटोरियल आर्टिकल सब में मैं आपको प्रॉपर नोट्स देने वाला हूँ। और ये सारी चीज़ें अगर आप इस PDF के थ्रू लेना चाहते हो तो वैसे आपको फ्री में टेलीग्राम पे मिल जाता है PDF में, बट इसको हैंडल करना काफ़ी मुश्किल है। जैसे आज स्लाइड इसमें 81 स्लाइड से 81 पेज का यहाँ पर पूरा है, तो इसको कंपाइल कर दिया जाता है दोस्तों। इस जो पेड ग्रुप में ना एक PDF दी जाती है कंपाइल करके, जितना यहाँ पे पूरा क्लास में आपको पढ़ाया जाता है, उसके जो नोट्स हैं वो कंपाइल करके एक सिंपल से PDF में आपको दिए जाते हैं। और वो PDF प्रिंटेबल फॉर्म का होता है, चाहो तो आप प्रिंट आउट वगैरह निकलवा सकते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है, तो दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए एक बेनिफिशियल, एक कह सकते हो कि एडवांटेज देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज़ दोस्तों, अच्छी बात यह भी है, इस ग्रुप में ना सारा कंटेंट सिक्योर हो जाता है। होता यह है कि हम यार PDF कलेक्ट करते रहते हैं, स्टोरेज के इश्यूज होने लगते हैं और भी कई दिक्कत होने लगते हैं, तो बट यहाँ पर वो कोई भी इशू नहीं है। सारा कंटेंट, सारे PDFs डेट वाइज पड़े हुए हैं। अगर आप आज भी ज्वाइन करोगे तो ऐसे नहीं केवल आज से PDF मिलेगा, पुराने सारे करंट अफेयर के PDF आपको मिल जाएंगे। क्योंकि जब बात आती है UPSC की, तो हमारी 2, 4, 6 महीने की बात नहीं है, हमें 1.5-2 साल करंट अफेयर्स कवर करने हैं। तो वो सारा डेटा ग्रुप में अवेलेबल है। ठीक है, इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो उसके लिए व्हाट्सएप पर जाना है। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको वहाँ पे पेमेंट का प्रोसेस मिलेगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक दिया जाएगा, ताकि आप चेक कर सको कि इस ग्रुप में क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, कैसे आपको हेल्प करेंगी अपने आप को पूरी तरह से सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर वो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। बाकी दोस्तों यार, मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5000 लाइक्स का, जिसको आप पहुंचा सकते हो। आजकल वीडियोस में काफ़ी मेहनत लग रही है, आपको पता ही है, जल्दी लाने के चक्कर में, और यहाँ पर जो इश्यूज़ है वो हो रहे हैं, बाद में कभी बताऊँगा। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे, एक और आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल हमने इंडियन एक्सप्रेस से लिया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल। एक नई चीज़ आपको जानने मेरे को मिलेगी। हुआ क्या है दोस्तों, एक ग्रुप चर्चा में आ चुका है जिसका नाम है केर्न ग्रुप, CAIRN। कभी आपने, काफ़ी लोगों ने नाम सुना होगा, लेकिन काफ़ी लोगों ने नाम नहीं सुना होगा। अब इस ग्रुप के कुछ देश हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है। ये सारे देश दोस्तों WTO, दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास गए और भारत की शिकायत लगा दी
क्या शिकायत लगा दी कि इंडिया अपने फार्मर्स को एमएसपी दे रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड करवा रहा है, भारी भारी सब्सिडीज दे रहा है, जिससे किसानों को सस्ते दाम में फसल उगने का फायदा मिल रहा है और वो सस्ते दाम में इन फसलों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पर जो इंडिया की फसलें बिक रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा चीप हैं, सस्ती हैं, जबकि हमारे कंट्रीज़ की फसल थोड़ी सी महंगी हैं। और जो ऑब्वियस ही बात है, जब सस्ती हैं तो सबसे ज़्यादा यही बिक रही हैं, जिसकी वजह से हमारे देश का व्यापार घट रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर डिस्टॉर्शंस क्रिएट हो रहे हैं। तो ये मैटर यहाँ पर लेकर गए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर। और आपको पता ही है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम क्या है? डब्ल्यूटीओ का मेन काम है दुनिया में जो व्यापार है उसको रेगुलेट करना, सही तरीके से व्यापार को चलाना। तो डब्ल्यूटीओ का लगातार प्रेशर इंडिया को फेस करना पड़ रहा है इस एमएसपी को प्रोवाइड करवाने के लिए। समझ गए? तो ये पूरा मैटर चला। अब एग्जामिनेशन के लिए डिटेल से समझने के लिए, कुछ बेसिक फैक्ट्स लिखने के लिए हमारे पास में डेटा तो होना चाहिए ना। तो डेटा की बात करते हैं आप। तो मैटर क्या था आपको समझ में आ गया। हाल ही में एक ग्रुप है केयर्न ग्रुप, इन्होंने क्लेम किया कि इंडिया लगातार हैवी सब्सिडी दे रहा है अपने फार्मर्स को, जिस वजह से वो सस्ते दाम वाले या फिर इंडिया की जो फसलें हैं वो बहुत सस्ती बिक रही हैं इंटरनेशनल लेवल पर, और हमारी जो फसलें हैं उसको नुकसान पहुंच रहा है, हमारे व्यापार को एक नुकसान हो रहा है। ये चीज़ गलत हो रही है व्यापार में, ऐसा यहाँ पर उन कंट्रीज़ का कहना है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिरकार जो डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके क्या है रेगुलेशंस, कैसे काम करते हैं? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो रेगुलेशंस दोस्तों अगर आप देखते हो, ये इसलिए हैं ताकि मार्केट में कंपटीशन ना बिगड़े, या मार्केट में जो व्यापार हो रहा है उस व्यापार में कोई जो एक तरीके से फेयर तरीके से जो व्यापार चल रहा है वो बना रहे। ये एक मेन काम है डब्ल्यूटीओ का। भाई कोई भी देश अगर अपनी तरफ से उनकी सरकार सपोर्ट कर कर सस्ते दाम में इंटरनेशनल मार्केट में कोई सामान उतारने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से दूसरे देशों को नुकसान हो रहा है, तो उसको रोकने का काम डब्ल्यूटीओ का है। डब्ल्यूटीओ फिर उस देश के ऊपर प्रेशर डालेगा, नहीं भाई आप वो जो सस्ते में बेच रहे हो उसको कम करो, जो आपने छूट दे रखी है अपने देश में उसको कम करो। समझ गए? और इसके लिए डब्ल्यूटीओ ने दोस्तों सब्सिडीज के लेवल सेट कर रखे हैं। जैसे एक आता है ग्रीन बॉक्स, एक एम्बर बॉक्स और एक ब्लू बॉक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब इसमें क्या होता है, डब्ल्यूटीओ के नियम में ये तीनों बॉक्स हैं। अब जैसे मान लो यहां पर कोई देश है जो कि सब्सिडीज दे रहा है, लेकिन सब्सिडीज दे रहा है उसकी वजह से किसी दूसरे देश के व्यापार पर नुकसान नहीं पहुंच रहा है, तो डब्ल्यूटीओ दोस्तों उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालता, कोई पेनल्टी वगैरह चार्ज नहीं करता। इसमें क्या है, इसमें क्या आ सकता है भाई, अपनी फसलों के लिए रिसर्च के लिए पैसे प्रोवाइड करवाना, एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए खर्च करना, हमारे किसानों को डायरेक्ट इनकम सपोर्ट कर देना। फसलों पर सपोर्ट नहीं कर रहे, इनकम सपोर्ट कर दिया कि भाई हाँ उन्हें इस बार नुकसान हो गया फसल में तो हमने सपोर्ट दे दिया। अगर ऐसे सपोर्ट हैं तो उस पर डब्ल्यूटीओ कुछ नहीं बोलेगा, वो ग्रीन बॉक्स में आता है। फिर यहीं पर एक दूसरा लेवल है सब्सिडी का, वो आता है एम्बर बॉक्स। एम्बर बॉक्स क्या है? यहां पर वो सब्सिडीज हैं जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर में इंपैक्ट पड़ता है। जो हमारा इंटरनेशनल व्यापार हो रहा है दोस्तों, उसके ऊपर में एक बुरा असर पड़ रहा है। कैसे? अब इसमें क्या चीजें आ गई, सब्सिडीज आ गई। जब सरकार सब्सिडीज देती है किसानों को, फसल के जो बीज हैं उसके ऊपर, फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी दे रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रही है, तो इसके बेसिस पर फसलें सस्ती बेसिस पर उगाई जा रही हैं, ज्यादा उग रही हैं, क्योंकि यहां पर सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट की साइड से, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर ज्यादा प्रोडक्शन होगा। आपको पता है ना, जिस फसल पर एमएसपी दी जाती है वही सबसे ज्यादा उगाई जाती है, क्योंकि एक सिक्योरिटी मिल जाती है, तो इससे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर इंटरनेशनल ट्रेड पर भी एक इशू पड़ता है, एक इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आता है। तो डब्ल्यूटीओ उस वाले केस में फिर एक लिमिट लगानी सेट करता है। और तीसरी सब्सिडी का प्रकार आता है ब्लू बॉक्स। इस सब्सिडीज की अगर हम बात करेंगे तो ये एम्बर की तरह सिमिलर है, बट यहाँ पर डब्ल्यूटीओ के कोई ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं है। ब्लू बॉक्स के अंदर कुछ कंट्रीज है जो यहाँ पर इस प्रकार की सब्सिडी देती हैं, नॉर्वे, आइसलैंड वगैरह आप देख पाओगे तो उस प्रकार की सब्सिडी का ये यूज़ करता है, बट डब्ल्यूटीओ यहाँ पर कोई लिमिट सेट नहीं करता। बस इंडिया कहाँ पे आ रहा है? इंडिया दोस्तों एम्बर बॉक्स के अंदर में आ रहा है। क्वेश्चन बन सकता है भारत कौन से वाले बॉक्स में आ रहा है? समझ गए? क्लियर हो गया? आगे आता है। इतना मैटर आपको समझ आया कि हाँ डब्ल्यूटीओ का क्या इशू चल रहा है। अब बात करते हैं वो देश का ग्रुप जो कि यहां पर उठकर गया डब्ल्यूटीओ के पास में इस प्रकार की कंप्लेंट को लेकर। उस ग्रुप का नाम है केयर्न ग्रुप। ये क्या है दोस्तों? केयर्न ग्रुप के बारे में आपसे क्वेश्चन बन सकता है। दुनिया में एग्रीकल्चर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो हैं, एग्रीकल्चर के मामले में सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट कर रही हैं, उन देशों का जो ग्रुप है वो है केयर्न ग्रुप। इस ग्रुप को 1986 में बनाया गया था और इस ग्रुप का जो नाम है वो केयर्न, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है ना, उसके बेसिस पर नाम पड़ा।
जहाँ केयर बेसिकली एक जगह है ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पर सबसे पहली मीटिंग हुई थी, उस बेसिस पर यहाँ पर एक ग्रुप बनकर आता है। इस ग्रुप में आज के समय पर 19 देश हैं, स्पेशली एशिया पैसिफिक रीजन से कई सारे कंट्रीज हैं, लैटिन अमेरिका से हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राज़ील, थाईलैंड, ऐसे कई सारे और भी देश आपको नजर आएंगे। इस ग्रुप का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इस ग्रुप का मेन एम यह है कि जो व्यापार है, व्यापार में जो यहाँ पर कह सकते हो कि रुकावटें हैं उसको कम करना है ना, ये सारा काम यहाँ पर इसका रहता है। एग्रीकल्चर मार्केट में अगर कोई इश्यूज हो रहे हैं दुनिया भर में, है ना, एग्रीकल्चर मार्केट में स्पेशली जो व्यापार है उसमें कोई दिक्कतें हो रही हैं, तो उस प्रकार के प्रॉब्लम्स को सामने लेकर आना, ये हमारा केयर्न ग्रुप का काम है। ठीक है, बाकी आप देख पाओगे केयर्न ग्रुप की जो कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। ऑस्ट्रेलिया हो गया, इधर ब्राज़ील हो गया, साउथ अमेरिका की कई सारी कंट्रीज़ हैं, ऊपर अमेरिका है, ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज़ है, उसके बाद में यहाँ पर साउथ एशियन कई सारी कंट्रीज़ आपको इस केयर्न ग्रुप में देखने को मिल जाती हैं। क्लियर? चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। डाउन टू अर्थ के मैगजीन से एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल यहाँ पर लिया गया है, एक आर्टिकल भी कह सकते हो। इसमें काफ़ी कुछ मेंशन्ड है हमारे प्रीलिम्स के लिए, और जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे खुद भी आर्टिकल में ही लिखा गया है, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या है दोस्तों, एक मीटिंग होती है, और वो मीटिंग किस चीज़ की होती है? हाल ही में 14वां कॉन्फ्रेंस होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। यानी एक ऐसी मीटिंग होती है जहां पर जो माइग्रेटरी स्पीशीज होती हैं, यानी कि एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल करने वाली कई सारी जानवरों की प्रजातियां होती हैं, है ना, उनके प्रोटेक्शन के लिए एक पर्टिकुलर बॉडी बनाई गई है, कन्वेंशन या एग्रीमेंट है ना। इसी को लेकर दोस्तों पूरी मीटिंग हुई है, 14वीं मीटिंग हुई है रिसेंटली, जिस वजह से न्यूज़ आई हुई है। और इस मीटिंग के अंदर में एक स्पेशल फोकस दिया गया है हॉक्सबिल टर्टल के ऊपर। जब ये मीटिंग चल रही थी तो यहाँ पे जो हॉक्सबिल टर्टल है, ये वाला जो टर्टल, ये कछुआ जो आपको दिख रहा है दोस्तों, इसको बचाने की बात की है, क्योंकि ये कछुआ लंबे समय से प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी? समरकंद में हुई थी। ये भी आप लोकेशन भी ध्यान रख सकते हो। ठीक है, न्यूज़ क्या है वो आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों इसी आर्टिकल में थोड़े थोड़े करके, छोटे छोटे करके आपको पॉइंट्स तोड़ तोड़ के पढ़ने होंगे कि जो ये इंटरनेशनल सिंगल स्पीशी एक्शन प्लान है ये क्या है, प्लस इसके अंदर एक बॉडी आती है वो कौन सी है। तो वो मैं आपको छोटा छोटा करके तोड़ तोड़ कर बताऊंगा, आप प्लीज़ ध्यान से सुनते हुए चलना। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेशनल सिंगल स्पीशीज एक्शन प्लान के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसको हमने एक अग्रीमेंट के तहत बनाया, और वो अग्रीमेंट बेसिकली किस चीज़ का है? कंजर्वेशन ऑफ अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स। जो अफ्रीका के अंदर माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स हैं, ऐसी बर्ड्स जो कि यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर रही हैं, है ना, हमेशा ट्रैवल करती रहती हैं, उनको लेकर ये अग्रीमेंट हुआ था। इसी के अंडर में यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार का जो ये प्लान है उसको तैयार किया गया। इस प्लान का मेन मकसद क्या है? वही कि जो हमारी माइग्रेटरी स्पीशीज होती हैं, इधर से उधर ट्रैवल करने वाले जो जानवर हैं, उनको बचाना, उनकी प्रोटेक्शन के ऊपर काम करना, ये बेसिकली इस प्लान में है। ठीक है, और जैसे मैंने बोला ये जो प्लान है ये AEWA के अंडर में आता है। तो AEWA क्या है ये भी जान लो हाथों हाथ। ये बेसिकली एक अग्रीमेंट है जो कि किया गया था जो यूरेशिया के अंदर, यानी यूरोप और एशिया प्लस अफ्रीका, इनके अंदर जो यहाँ पर वाटर बर्ड्स होती हैं, इधर से उधर ट्रैवल करती हैं, उनको बचाने के लिए अग्रीमेंट दोस्तों किया गया था। तो हमारे यूरेशिया की, अफ्रीका की कई सारी यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं, उनकी सरकारें आपस में मिलकर यहाँ पर काम करती हैं। ठीक है, अलग अलग जानवरों को बचाने का काम करती हैं। समझ गए? बात क्लियर हो गई? आगे आते हैं। और दोस्तों इसी अग्रीमेंट के तहत ना कई सारे स्पीशीज़ को कवर किया गया है। लगभग 255 जो स्पीशीज़ हैं माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स की, उनको यहाँ पर कवर किया गया है, उनके प्रोटेक्शन की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, अब आते हैं एक और पॉइंट। ये जो है हमारा थोड़ा मेन पॉइंट है, इसको ज़रूर पढ़ना। यहाँ पे बात आती है एक और अग्रीमेंट की। ये अग्रीमेंट है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स को लेकर, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कशन किया था। ये मैंने आपको 2 छोटे छोटे पॉइंट्स बता दिए, लेकिन ये जो कन्वेंशन, जो एग्रीमेंट हुआ था, इस एग्रीमेंट को अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। ज़रा ये एग्रीमेंट क्या है दोस्तों? ये जो अग्रीमेंट है इसको साइन किया गया था 23 जून 1979 में, स्पेशली जर्मनी के अंदर जो बॉन नाम की जगह है वहाँ पर। अब बॉन में साइन किया गया, इस वजह से इस कन्वेंशन को हम बॉन कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। ये क्या है? ये भी एक प्रकार की ट्रीटी है, एक अग्रीमेंट साइन किया था अलग अलग कंट्रीज ने, स्पेशली यहाँ पर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के अंदर में। और इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट का भी मेन मकसद क्या है? हमारी जो माइग्रेटरी एनिमल्स हैं, जो एनिमल्स इधर से उधर ट्रैवल करते रहते हैं, उनकी प्रोटेक्शन करना, उनकी संख्या को बचा कर रखना है, क्योंकि उनकी संख्या को लगातार खतरा देखने को मिल रहा है। इस वजह से सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इस कन्वेंशन के अंदर में डिसीजन लेने वाला मेन बॉडी कौन सा है? वो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज,
वो यहाँ पर पूरी सभी मिलकर यहाँ पे जो डिसीजंस है वो लेने का काम करते हैं। और दोस्तों इसी एग्रीमेंट के अंदर में कुछ अपेंडिक्स में रखा गया है, जैसे अपेंडिक्स 1 में कुछ जो हमारी माइग्रेटरी स्पीशीज़ जो बहुत खतरे में है उनको कवर किया गया है, या कुछ माइग्रेटरी स्पीशीज़ है जिनका कंजर्वेशन स्टेटस बहुत खतरे में है ना, उनको कवर किया गया है ताकि उनकी प्रोटेक्शन की जा सके। क्लियर? तो कुछ बेसिक डेटा बन सकता है आपसे यहाँ पर। इस कन्वेंशन को किसी और कन्वेंशन के नाम से जानते हैं, वो कौन सा है, वो बॉन कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं, इसको ध्यान में रखना। क्लियर हो गया? चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। एक और आर्टिकल है द हिंदू में मेंशनड, आपको ये एडिटोरियल एक आर्टिकल देखने को मिलेगा जहाँ पे बात की जा रही है आंध्र प्रदेश की जो सरकार है दोस्तों, वो अभी मछली पकड़ने के ऊपर बैन लगा रही है। ठीक है, लगभग जो होप आइलैंड है उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में मछली पकड़ने के ऊपर में बैन लगाया गया है, ताकि जो ऑलिव रिडले टर्टल्स हैं इन टर्टल्स को चेक किया जा सके, इनकी पॉपुलेशन वगैरह को यहाँ पर बचाया जा सके। क्योंकि कई बार मछली पकड़ने वाले जाल के अंदर ही ये टर्टल फंस जाते हैं और फंसने के बाद में इनकी डेथ हो जाती है। तो एक लंबा बैन यहाँ पर देखने को मिल रहा है ताकि यहाँ पर इन टर्टल्स को बचाया जा सके। अब यहीं पर दोस्तों केवल बात ऑलिव रिडले टर्टल की नहीं हो रही है। ऑलिव रिडले टर्टल के साथ साथ दूसरे और समुद्री टर्टल, समुद्री कछुए हैं, उन सभी को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। बहुत ध्यान से आपने हर चीज़ को सुनना है। ठीक है, न्यूज़ क्या है ये तो आपको पता चल गया। तो पहले बात करेंगे ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में। यह टर्टल दोस्तों बहुत छोटे साइज का होता है और हमारे दुनिया में सभी जगह पर यह पाया जाता है। ठीक है, इसको हम जानते हैं क्योंकि भरपूर मात्रा में ये क्या करते हैं, अंडे देते हैं, जिसको नाम दिया गया है अरीबादा, जहाँ पे बहुत सारी जो फीमेल्स हैं, फीमेल जो कछुए हैं, एक साथ निकल कर आते हैं बीच पर और अंडे दे देते हैं, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन है अच्छी खासी। फिर बात आती है हैबिटेट की, तो कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये जो ऑलिव रिडले टर्टल है दोस्तों, ये आपको गर्म पानी स्पेशली यहाँ पर पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशंस में आपको देखने को मिलेंगे। IUCN के अंदर इनको वल्नरेबल कैटेगरी में कवर किया गया है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में कवर किया गया है, यानी कि इनका शिकार वगैरह आप नहीं कर सकते, इनको प्रोटेक्शन दी गई है। ये चीज़ें देखो, IUCN वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एज इट इज़ आपने रटना ही पड़ेगा, एग्जामिनेशन में यहाँ पे कुछ बदल नहीं सकते हो, ये एज इट इज़ आपने पता होना चाहिए। अब देखो ये टॉपिक ऐसा है जिसको लेकर UPSC ऑलरेडी 2015 में एक प्रश्न पूछ चुका है। क्वेश्चन ये था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्या सा है? तो इसका सही उत्तर है गैंगेटिक डॉल्फिन। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे बन सकता है ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में भी, ध्यान रखना। अब आगे आते हैं। अब केवल यहाँ पे हम बात ऑलिव रिडले टर्टल की नहीं कर रहे थे, जैसे मैंने बोला इसके अलावा कुछ और समुद्री कछुए हैं जिनको खतरा हमको देखने को मिलता है, और केवल 3-4 और हैं। ध्यान रखना, ये वो वाले कछुए हैं जो लगातार न्यूज़ में बने रहते हैं, तो कोई फालतू चीज़ नहीं है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ अंडरस्टैंड करना ध्यान से। जब बात आती है यहाँ पर कुछ और सी टर्टल की, तो पहला है लेदर बैक टर्टल। ठीक है, लेदर बैक टर्टल को अगर आप देखोगे दोस्तों, तो हमारे सी टर्टल्स में एक सबसे बड़ी स्पीशी देखने को मिलती है। साइज जो है इसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। ये टर्टल हमारे सभी ओशन, सभी समुद्र में देखने को मिलेगा, आर्कटिक और एंटार्क्टिक को छोड़ के, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है उनको छोड़कर। IUCN स्टेटस इसका वल्नरेबल है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में कवर किया गया है। आगे आते हैं। फिर बात आती है दूसरे टर्टल की, यह है लॉगर हेड टर्टल। इसके हैबिटेट की बात करेंगे तो यह अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशन में पाया जाता है, प्लस मेडिटेरेनियन सी में भी देखने को मिलता है। IUCN स्टेटस है वल्नरेबल, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन शेड्यूल 1। ठीक है, अभी तक जितने भी हमने टर्टल पढ़े हैं सबका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है, तो हमारे लिए आसान है ये। फिर बात आती है हॉक्सबिल टर्टल की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपने देखा था जो एक अग्रीमेंट, जो पहले वाला आर्टिकल था ना, उसका कनेक्शन आप यहाँ से कर सकते हो। जो अभी हमने इससे पहला आर्टिकल पढ़ा था, वहाँ पे बात ये की गई थी, वो जो अग्रीमेंट हुआ है, वो जो कन्वेंशन था, उसका मेन फोकस था कि भाई इस वाले टर्टल को बचाना। क्यों? क्योंकि इस टर्टल का आप IUCN स्टेटस देख सकते हो, इसका IUCN स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, यानी कि ये वाला जो कछुआ है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरा में है। इसकी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा कम है, इसको सपोर्ट करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है ना। इसी वजह से यहाँ पर इसकी चर्चाएं अभी हुई हैं रिसेंटली, समझ गए। तो हॉक्सबिल टर्टल जो है ये कहाँ पे पाया जाता है? इंडियन, पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन के अंदर में। उसके अलावा IUCN स्टेटस आप जान ही चुके हो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अगेन ये सेम चल रहा है, शेड्यूल 1। फिर एक लास्ट है ग्रीन टर्टल। तो ग्रीन टर्टल की बात करेंगे तो एक लौता ये हर्बीवोर स्पीशी आपको देखने को मिलता है, यानी कि समुद्री जब कछुए की बात करते हैं दोस्तों, तो आसान नहीं है कि समुद्री कछुआ आपको शाकाहारी देखने को मिले या पेड़ पौधे खाने वाला देखने को मिले, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर कछुए यहाँ पर आपको दोनों देखने को मिलते हैं, यानी कि पेड़ पौधे भी खा रहे हैं प्लस जानवर भी खा रहे हैं, बट ये वाला ग्रीन टर्टल केवल हर्बीवोर एनिमल देखने को मिलता है।
ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल वाटर से पाया जाता है। IUCN स्टेटस की बात करेंगे तो एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, अगेन खतरे में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में शेड्यूल 1 में कवर किया गया, तो शेड्यूल जो है इनका सेम है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करेंगे तो सब में शेड्यूल 1 में है। बाकी IUCN की बात करेंगे तो लास्ट के जो 2 टर्टल्स हैं इनका IUCN अलग है, एक का क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ध्यान रखोगे, हॉक्सबिल वाला, और दूसरा यहाँ पर है हमारा ग्रीन टर्टल, इसका एंडेंजर्ड कैटेगरी में, ये भी खतरे में है। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, एक और रेलिवेंट आर्टिकल। तो दोस्तों यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल के अंदर अभी एक वायलेंस की चर्चा हो रही है, जो संदेश खाली वायलेंस है, जो ये हिंसा है, लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। इसको लेकर क्या हुआ, जो हमारा शेड्यूल कास्ट का पूरा पैनल है, इस पैनल ने रेकमेंड किया कि बंगाल के अंदर में प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए, एक राष्ट्रपति का शासन लगा देना चाहिए, सरकार वहाँ की ख़त्म कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा जो यहाँ पर हिंसा है वो दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल रही है। कई सारी जो महिलाएं हैं उनका क्लेम करना यह है कि जो वहाँ पे सरकार है तृणमूल कांग्रेस की, TMC की, उसके जो लीडर हैं उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर सेक्सुअली हैरेस किया है लोगों को, उनकी जो ज़मीन है वो जब्त कर ली हैं, है ना, फोर्सफुली। तो इसको लेकर एक पूरा वायलेंस हमको देखने को मिल रहा है, जिसके बेसिस पर बंगाल के अंदर में एक राष्ट्रपति का शासन लगना चाहिए, ये बेसिकली शेड्यूल कास्ट पैनल का कहना है। तो ये मैटर लगातार न्यूज़ में, चर्चाओं में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब बात करते हैं एग्जामिनेशन की, तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों आपको NCSC के बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए। अब ये NCSC क्या है, तो यह है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। इसी पैनल तो ये रिकमेंडेशन दिया था, इस वजह से तो यहाँ पर NCSC चर्चाओं में है। ठीक है, तो दोस्तों नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट चर्चाओं में क्यों है ये आपको पता चल चुका है। अब डायरेक्टली बात करते हैं इस बॉडी के बारे में। तो एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, संविधान के अंदर में ऑलरेडी इसके बारे में मेंशन किया गया है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2023 में अब की बार वाले UPSC में पूछा गया था, पता होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कौन सी है, तो वो है ये वाली NCSC। तो इसमें कुछ और बॉडीज भी दी गई थी, मैं आपको बता रहा हूँ बस खाली एक, ठीक है, कि इंपॉर्टेंट है ये। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, संविधान के अंदर इसके बारे में मेंशन कर रखा है। यह बॉडी आती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर में। हमारे आर्टिकल जो 338 है, आर्टिकल 338 जो है भारतीय संविधान का दोस्तों, वही यहाँ पर डील करता है इस बॉडी को लेकर, यानी इसके बारे में जो कुछ भी मेंशन्ड है वो आर्टिकल 338 में है। ये जो बॉडी है, इसके नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों आपको, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो इनके लिए शेड्यूल कास्ट के पर्सन्स के लिए स्पेशली बनाया गया है। जो शेड्यूल कास्ट वाले लोग हैं, इनके ऊपर जो अत्याचार है उसको रोका जा सके। शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए, उनके कल्याण के लिए यहाँ पर इस बॉडी को बनाई गई है, ताकि उनको प्रमोट किया जा सके, है ना, सोशल, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, कल्चरली यहाँ पर उनको ग्रो किया जा सके। उनके कल्याण के लिए काम करने के लिए दोस्तों इस बॉडी को बनाया गया था। इस बॉडी का इतिहास देखते हैं। तो जो सबसे पहला कमीशन था वो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हुआ करता था। इस कमीशन को अगस्त 1978 में सेटअप किया गया, लेकिन बाद में संविधान के अंदर बदलाव करे गए। 89th अमेंडमेंट एक्ट होता है 2003 में, और उस अमेंडमेंट के तहत दोस्तों नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को रिप्लेस कर दिया गया, और रिप्लेस करने के बाद में केवल नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड अलग जो है वो ट्राइब्स के लिए बनाया गया। कहने का मतलब है पहले ये एक साथ हुआ करते थे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, बाद में इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया, और अलग अलग करके नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट अलग हो गया और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स अलग हो गया। ये दोनों बॉडीज अलग अलग हुई। अभी हम यहाँ पर शेड्यूल कास्ट वाली बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो पर्टिकुलर बॉडी है, जो कि ये कमीशन है, इस कमीशन के मेन फंक्शन क्या है आपको पता ही चल चुका है, बता ही दिया गया है ना। जो शेड्यूल कास्ट के पर्सन्स हैं, है ना, उनकी प्रोटेक्शन करना, उनकी सुरक्षा करना, उनकी कंप्लेंट्स को सुनना, है ना, उनके कल्याण के लिए काम करना, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना, ये बेसिकली इनके ड्यूटीज़ और फंक्शंस हैं। और यहीं पर हाथों हाथ इस कमीशन के पास में ढेर सारी पावर्स भी हैं दोस्तों, वो भी आपने पता होना चाहिए। जब बात करते हैं हम लोग पावर्स की, तो इस कमीशन को दोस्तों अगर आप देखोगे तो सबसे पहली चीज़, जैसा सिविल कोर्ट के पास में पावर होती है वैसी पावर्स इनके पास में है। प्लस इस कमीशन के पास में पावर है कि ये अपने खुद के प्रोसीजर्स को खुद को रेगुलेट कर सकते हैं। प्लस जो हमारी केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, वो अगर शेड्यूल कास्ट के पर्सन्स के लिए कुछ पॉलिसीज़ वगैरह लेकर आएगी तो पहले इस कमीशन से कंसल्ट करना होगा, बातचीत करनी होगी। तो ये सारी यहाँ पर पावर्स हैं, समझ गए। और उसी तरीके से अगर आपको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के बारे में पढ़ना है तो NCST को लेकर सारा डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है ना। इसके पास में भी वही पावर्स है। अब ये शेड्यूल ट्राइब के पर्सन्स के लिए, स्पेशली यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर ये काम करती है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर इसी NCSC
के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। इसमें लोग कितने हैं, इसका कॉम्पोजिशन क्या है। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का कॉम्पोजिशन अगर आप देखोगे तो इस कमीशन के अंदर में एक चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं और 3 और अलग मेंबर्स होते हैं। तो चेयरपर्सन और जो वाइस चेयरपर्सन जो दूसरे मेंबर्स इस कमीशन में हैं दोस्तों, इनको अपॉइंट कौन करता है? इनका अपॉइंटमेंट हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। बाकी इनका जो कंडीशन ऑफ सर्विस है, टेन्योर वगैरह है, वो सब यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो ही डिटरमाइन करते हैं। तो प्रेसिडेंट के हाथ में एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर में। हमारे इंडियन एक्सप्रेस का ही आर्टिकल है जहाँ पर मेंशन किया गया है एक वीड स्पीशी के बारे में, ठीक है। अभी दोस्तों यहाँ पर 2 चीज़ें चर्चाओं में, एक प्रजाति मतलब एक प्लांट की स्पीशी आप देख पाओगे जो हमारे लिए खतरा पैदा कर रही है, और एक बर्ड सेंचुरी न्यूज़ में जिसका नाम है वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी। आओ एक एक करके कवर करेंगे। तो खबर क्या है? खबर यह है कि एक खतरनाक वीड जिसका नाम है कसकटा डॉडर, ये आपको फोटो दिख रहा है नीचे जो हरा भरा आपको पेड़ जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये एक हेल्दी ट्री है। क्या है? एक हेल्दी पेड़ है। और इस पेड़ को दम घोंट के मारने वाली जो यहाँ पर एक इन्वेजिव वीड है वो आपको ये लाइट येलो कलर में दिख रही होगी। ये पेड़ों के ऊपर फैल रही है धीरे धीरे, स्पेशली तमिलनाडु की हम बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर दोस्तों ये बाहर की स्पीशीज है। इन्वेजिव स्पीशी कौन सी होती है? जो बाहर की स्पीशीज होती है। तो बाहर का एक खतरनाक एक जहरीला प्लांट है ये, जो हमारे देश के नेचुरल एनवायरनमेंट को बर्बाद कर रहा है, स्पेशली वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी के अंदर में। जो हमारे पेड़ हैं उनका दम घोट के उनको ख़त्म कर रहा है। इस तरीके से उनके ऊपर यह फैल जाती है और फैलती रहती है और उस पेड़ को यहाँ पे ख़त्म कर देती है। ये हमारे लिए एक चिंताजनक विषय आज के समय पर बन चुका है, जिसको लेकर एक पूरा आर्टिकल कवर किया गया है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कसकटा डॉडर हाल ही में न्यूज़ में था, ये क्या है? तो दोस्तों एक इन्वेजिव वीड है, एक खतरनाक पौधा जो कि नॉर्थ अमेरिका से बिलोंग करता है। नॉर्थ अमेरिका से लाया गया होगा ये, है ना। फिर अब इंडिया में ये स्प्रेड हो रहा है और इंडिया के लोकल प्लांट्स को दोस्तों ये बर्बाद करता हुआ नजर आ रहा है। ये भी हमने देखा कि जो ये आप देख पा रहे हो ऊपर जो ये डॉडर है, ये क्या कर रहा है? हमारा बैरिंगटोनिया जो पेड़ है, जो पेड़ को है उसको पूरी तरह से खत्म कर रहा है। उसके ऊपर फैल कर उसको दम घोट के उस पेड़ को यहाँ पर खत्म कर दे रहा है, मार दे रहा है। और वही पेड़ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं हमारे बर्ड्स के लिए, चिड़ियों के लिए, वहाँ पर आके रुकती हैं चिड़ियाँ, समझ गए। तो ये जो डॉडर है दोस्तों, ये ऑलरेडी यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा जहरीला प्लांट घोषित कर दिया गया है अलग अलग 25 देशों के अंदर। 25 कंट्रीज ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं और लोगों ने यहाँ पर अमेरिका से इसको इंपोर्ट करना बंद कर दिया। इसका इंपोर्टेशन के ऊपर बैन लग चुका है कई सारी कंट्रीज में, स्पेशली यूएस के अंदर भी अगर आप देखोगे तो ये जो वीड है इसको यहाँ पर ज़्यादातर जगह पर नहीं उगाया जा रहा है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हमको देखने को मिलती है, जो कि आज हमारे पल्ले पड़ चुकी है और स्पेशली वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी के अंदर में फैल रही है। तो ये वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी कहाँ पर ज़रा जान लेते हैं। तमिलनाडु के अंदर में जो चेंगालपतु डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, वहाँ पर 30 हेक्टेयर के एरिया में आपको यहाँ पर ये बर्ड सेंचुरी देखने को मिलेगी। हमारे देश की बहुत ही पुरानी बर्ड सेंचुरी है। ये एक ऐसी बर्ड सेंचुरी है जहाँ पे दुनिया भर की जो माइग्रेटरी बर्ड्स है वो आती हैं, रुकती हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार की चिड़ियाँ देखने को मिलेंगी, जिसमें ग्रे वॉकटेल हो गया, ब्लू विंग्ड टील हो गया, कॉमन सैंड पाइपर, इस प्रकार से कई सारी और जो रेयर बर्ड की स्पीशीज है जो जल्दी से दिखाई नहीं पड़ती वो भी यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। फिर बात आती है रामसर साइट की। तो दोस्तों 2022 से ही इस एरिया को रामसर साइट की लिस्ट में रखा हुआ है। तो रामसर साइट के तहत इस एरिया की प्रोटेक्शन लंबे समय से की जा रही है। तो हमारे लिए ये बर्ड सेंचुरी हर तरीके से इंपॉर्टेंट है। भाई लोग यहाँ पर स्किप कर देंगे छोटा मोटा आर्टिकल देखे, अरे यार ऐसा आर्टिकल कहाँ बन रहे हैं, बट क्वेश्चन बन जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा हर साल प्रीलिम्स में, हर साल की बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं 2 से 3 क्वेश्चंस आपके बर्ड सेंचुरी, नेशनल पार्क, प्लेसेस को लेकर एग्जैक्टली बन जाते हैं। ठीक है, आते हैं अगले आर्टिकल पर। अब आपके सिलेबस में आपको पता होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भी एक पूरा टॉपिक दिया हुआ है, उसके बेसिस पर यह आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक ग्रुप की बात की जा रही है, एक बॉडी की बात की जा रही है जिसका नाम है MSC, यानी कि म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। क्या है म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, जिसको लेकर आज के समय पर चर्चाएं हो रही हैं। इस तरीके की दोस्तों अभी रिसेंटली एक बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में दुनिया भर के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर शामिल थे। ये आप देख पाओगे जर्मनी के चांसलर यहाँ पर एक स्टेटमेंट देते हुए नजर आ रही हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस क्या था, कहाँ पर हुआ था, किस लिए हुआ था, ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले न्यूज़ जान लेते हैं। हाँ आखिरकार चलो खबर क्या है बता दो। हुआ क्या, दुनिया भर के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं दोस्तों, वो
अभी 60वें कौन सा 60वां म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुआ था दोस्तों, तो उस समय पर सब साथ में शामिल हुए और सबने मिलकर यूक्रेन और रशिया के वॉर के बारे में डिस्कशन किया कि लगातार जो यूक्रेन का वॉर चल रहा है उसके बारे में चर्चाएं की। नाटो ग्रुप ने जो लगातार धमकियां दी यहां पर रशिया को लेकर उसके बारे में चर्चा की। नाटो को क्या खतरा है उसके बारे में चर्चा की। नाटो से संबंधित क्या इश्यूज हैं वो यहां पर चर्चा की। वो सारे डिस्कशंस यहां पर इस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर हुए हैं, जिस वजह से म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस न्यूज़ में बना हुआ है। अब मैटर क्या है, ये न्यूज़ आपका काम का नहीं आएगा, कभी काम में नहीं आएगा, लेकिन इसके पीछे का बैकग्राउंड डेटा, फैक्चुअल डेटा, वहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। ठीक है, तो प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या है म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस? ये दुनिया का एक बहुत बड़ा मंच है, ठीक है, जहाँ पर डिबेट होती हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इस पूरे ग्रुप को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर दुनिया में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो भी विवाद हो रहे हैं, जो भी इश्यूज हैं, बेसिकली उसको शांतिपूर्वक कैसे निपटा सकते हैं, ऐसे चीज़ों के ऊपर यहाँ पर डिस्कशंस होते हैं। ठीक है, और जो ये भी कॉन्फ्रेंस हुआ है दोस्तों, ये हुआ है म्यूनिक के अंदर में, और म्यूनिक में ये होता है, नाम ही पता है। म्यूनिक कहाँ पर है? जर्मनी के अंदर ये जगह आपको देखने को मिलेगी। 1963 से लगातार इस प्रकार के मीटिंग्स होती हुई नजर आ रही हैं। ये कॉन्फ्रेंस हर साल फरवरी में होता है, तो इस बार भी फरवरी चल रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी हो चुका है। ये कॉन्फ्रेंस के अंदर में कौन कौन लोग होते हैं? सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, पॉलिटिशियंस, मिलिट्री लीडर्स, डिफेंस इंडस्ट्री से कई सारे लोग दुनिया भर के, वो सब साथ में मिलकर यहाँ पे पूरे डिस्कशंस को करते हैं। समझ गए? चलिए आगे आते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर में रशिया यूक्रेन का इशू के बारे में चर्चाएं की गई, प्लस नाटो को क्या क्या खतरा है उसके बारे में चर्चा की गई। तो आपको यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे होंगे जो नए होंगे, जिनको नाटो के बारे में नहीं पता होगा। क्या है आखिरकार ये नाटो? हमने सुना तो बहुत है, लेकिन ज़्यादा पता नहीं है। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक संगठन है जिसमें आज के समय पर 31 कंट्रीज आती हैं। 31 देशों का ग्रुप है दोस्तों, और ये 31 देश जो हैं नॉर्थ अमेरिका, उसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज, सारी की सारी मैक्सिमम कंट्रीज, ये सब यहाँ पे साथ में मिलकर इकट्ठी होती हैं। इस नाटो को बनाया गया था 4 अप्रैल 1949 में, ताकि ये देश साथ में इकट्ठे रहें और एक दूसरे के साथ में मजबूती के साथ दोस्ती रखें। इनके ऊपर कोई तीसरा कंट्री यहाँ पर आंख उठा के ना देख सके। और इसीलिए दोस्तों ये जो पूरा नाटो ग्रुप है, इसका एक आर्टिकल 5 आता है। जो आर्टिकल 5 है नाटो का, ये बोलता है कि ये 31 देश तो एक साथ हैं। अगर कोई दूसरा कंट्री अगर इन 31 देशों में से किसी भी एक देश के ऊपर अटैक करता है, तो ये पूरा का पूरा नाटो ग्रुप एक्टिव हो जाएगा और ये सब मिलकर साथ में उस पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर अटैक करेंगे। समझ गए? और इसी नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेल्जियम के अंदर, ब्रसल्स में। ये हमारा कुछ स्पेसिफिक डेटा हो गया। समझ गए? आगे आता है। नाउ फाइनली आता है हमारा एडिटोरियल डिस्कशन। आज के न्यूज़पेपर में दोस्तों 2 रेलिवेंट एडिटोरियल्स हैं। बाकी एडिटोरियल और भी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर है, वो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। म्यांमार के जो भी फ्री बॉर्डर रिजीम को लेकर बात की जा रही है, FRM की, हमने 4-5 बार डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है। बचे 2 आर्टिकल, ये दोनों के बारे में ज़्यादा बढ़िया डिस्कशन नहीं हुआ, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट बहुत हैं, ये वाला खासकर। सबसे पहले एडिटोरियल में हम लोग बात करेंगे दोस्तों, अभी 17वां जो लोकसभा का सेशन है वो समाप्त हुआ है। तो कैसा रहा सेशन? लोकसभा के बारे में स्पेसिफिक चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। और आज का जो मेंस का क्वेश्चन है दोस्तों, वो भी इसी पर्टिकुलर एडिटोरियल के ऊपर बेस्ड है। फिर दूसरा एडिटोरियल हम यहाँ पर इंडिया UAE के जो संबंध है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये भी आज के हमारे न्यूज़पेपर में प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब शुरुआत करते हैं अपने इस 17th लोकसभा के डिटेल्ड एनालिसिस को। तो हुआ क्या, कॉन्टेक्स्ट क्या है? राइटर ये बोलते हैं कि जो 17वां लोकसभा है ये 2019 में शुरू हुआ और 2024 तक चला। 2019, 20, 21, 22, 23 और 24, बेसिकली यहाँ पर 5 साल का हमारा पूरा सेशन रहा, क्योंकि सरकार 5 साल तक ही रहती है ना? पता है ना भाई, हर 5 साल में इलेक्शंस हो रहे हैं लोकसभा के अंदर में, तो लोकसभा इस वजह से बोलते हैं डिसॉल्व हो जाता है। समझ गए? तो हर 5 साल बाद लोकसभा खत्म हो जाता है। अभी क्या है, इलेक्शंस होने इस साल 2024 में, तो लोकसभा का 17वां सेशन हो गया समाप्त। अब जब सरकार आएगी, वोटिंग वगैरह हो जाएंगी, नई सरकार जो बनकर आएगी, तब दोस्तों 18वां सेशन लोकसभा का शुरू होगा, जो कि अगले 5 साल तक चलेगा। समझ गए? तो ये 17वां सेशन था लोकसभा का, जो कि समाप्त हो रहा है। अभी समाप्त हो ही चुका है ऑलरेडी फरवरी 2024 के अंदर। तो इन 5 सालों में लोकसभा में क्या क्या हुआ उसके बारे में यहाँ पर स्पेसिफिक डेटा दिया गया है।
आपको पता ही है दोस्तों, इंडिया के अंदर में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। हमारे पास में पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस हैं, अपर हाउस लोअर हाउस। अपर हाउस यानी राज्यसभा, लोअर हाउस यानी लोकसभा। हम यहाँ पे स्पेसिफिकली लोकसभा के बारे में बात कर रहे हैं। तो लोकसभा में अगर आप देखोगे इस बार 17वें की बात कर रहे हैं हम, 17वें सेशन की। तो जो पिछले 5 साल थे स्पेशली, तो 17वें सेशन में लगभग 274 सेशंस हुए दोस्तों। जो ये पूरा 17वां लोकसभा चला, इसमें 274 बैठकें हुई हैं अब की बार। इन पिछले 5 सालों में 274 बार बैठकें होती हैं और 1354 घंटे दोस्तों यहाँ पर मीटिंग्स वगैरह जो भी हैं वो सब यहाँ पर चलती हैं। ठीक है। और जो भी ऑपरेशंस यहाँ पे 17th लोकसभा में देखने को मिले हैं, इसको लेकर कई सारे क्रिटिसिज्म हमें इंटरनेट पर देखने को मिल रहे हैं कि इस बार ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं। जो बिल्स हैं जो पास करे गए लोकसभा से, वो बिना डिबेट के पास कर दिए गए। इससे कहीं ना कहीं हमारे डेमोक्रेसी पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो काफ़ी क्रिटिसिज्म, काफ़ी आलोचनाएं हुई इस बार के लोकसभा के सेशन को लेकर। वो सब कुछ आगे मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन उससे पहले कुछ अचीवमेंट्स भी हासिल हुए हैं। तो हमारे इन 5 सालों के अंदर 2019 से 24 के बीच में इस 17वें लोकसभा के अचीवमेंट्स क्या रहे हैं, जरा ये जानेंगे। नंबर 1 अचीवमेंट, बहुत सारे बिल्स अब की बार दोस्तों पास करे गए, कई सारे कानून लेकर आए गए। लगभग बताया जा रहा है 179 बिल्स पास करे गए हैं। अगर हम उसमें से फाइनेंस और अप्रोप्रिएशन बिल को हटा दें तो ये टोटल 179 बिल्स पास हुए। सबसे ज्यादा बिल पास हुए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की साइड से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की साइड से, लॉ जस्टिस की साइड से, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की साइड से। और इसमें से ऐसे कुछ बिल जिनकी चर्चाएं सब जगह पर हुई और बहुत ज्यादा हुई, वो ये बिल थे पिछले 5 सालों में। एक तो वेमेन रिजर्वेशन बिल, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, ये तो इस साल ही पास हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिल, लेबर कोर्ट्स, डिजिटल प्रोटेक्शन बिल, 3 फार्म लॉज, 3 बिल्स रिप्लेसिंग जो हमारे पुराने कानून आईपीसी, सीआरपीसी, इन सबको हटाया, नया क्राइम लॉज लेकर आए गए। ये वो बिल्स है जिनकी सबसे ज्यादा चर्चाएं हुई हैं दोस्तों। तो 17वें सेशन का ये एक सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा। और इन बिल्स में भी दोस्तों आपको पता होगा बिल्स कई प्रकार के होते हैं। अब इसमें भी एक आता है पब्लिक बिल और एक होता है प्राइवेट बिल। तो जब बात करते हैं प्राइवेट मेंबर बिल की, तो लगभग 729 प्राइवेट मेंबर बिल अब की बार लोकसभा में इस 17वें सेशन में देखने को मिले। प्राइवेट बिल क्या होता है दोस्तों? प्राइवेट बिल भी हम पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कोई मिनिस्टर इसको इंट्रोड्यूस नहीं करता। मिनिस्टर के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति यहां पर इसको इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, समझ गए? ओपोजिशन पार्टी की हम लोग स्पेशली यहां पर बात कर रहे हैं। तो ये जो प्राइवेट बिल है, ये हमारे ओपोजिशन पार्टी के स्टैंड को दर्शाता है पब्लिक मैटर्स के ऊपर में। ये पूरा डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और पब्लिक बिल बेसिकली यहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो अब की बार केवल 729 प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस करे गए लोकसभा में पिछले 5 सालों में। फिर उसके बाद में 17वें लोकसभा सेशन के अंदर में कई सारे जो पेपर्स वो मंत्री के थ्रू, यहाँ पे मिनिस्टर्स के थ्रू रखे गए। उसके अलावा पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की बात करेंगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है लगभग 691 यानी कि 691 जो रिपोर्ट्स हैं वो यहाँ पर अब की बार रेकमेंड की गई हैं। वो रिकमेंडेशंस यहाँ पर कह सकते हो कि ये सारी रिपोर्ट्स प्रस्तुत की गई हैं लोकसभा के अंदर में अलग अलग मैटर्स को लेकर। उसके अलावा यहाँ पर 69% जो यहाँ पर कमेटी के रिकमेंडेशंस है वो सरकार ने अब की बार एक्सेप्ट भी किया, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर एक कमेटी है, उस कमेटी के रिकमेंडेशन एक्सेप्ट किया, उनकी रिपोर्ट्स प्रस्तुत कितनी हुई हैं इस बार। प्लस इस बार 5 सालों में, पिछले 5 सालों में लोकसभा के अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज भी बढ़ चुका है। डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो मैक्सिमम यूज है दोस्तों वो हमने इस बार देखा है ना। इस बार 97% से ज्यादा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स के माध्यम से पूछे गए। और अब की बार एक बहुत बड़ा, इन्हीं 5 सालों में एक और बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। पार्लियामेंट नई बिल्डिंग आई है। पिछले साल आपको पता है 19 सितंबर को पार्लियामेंट एक नए कॉम्प्लेक्स में मूव कर चुका है। यानी कि पहले हमारे पास में पार्लियामेंट की गोल वाली बिल्डिंग हुआ करती थी, ये आप देख पाओगे पीछे गोल वाली बिल्डिंग है, ये पुराना वाला पार्लियामेंट है। तो पुराने को हटाकर एक नया पार्लियामेंट बनाया गया ट्रायंगुलर शेप में, ये आपको दिख रहा है। तो पिछले साल ही यहाँ पर यानी इसी 17वें लोकसभा के सेशन में हम लोग क्या कर चुके हैं, पुरानी वाली पार्लियामेंट की बिल्डिंग को छोड़कर नई वाली पार्लियामेंट की बिल्डिंग में एंटर कर चुके हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ हमको देखने को मिला। उसके अलावा अब की बार इस पूरे पिछले 5 सालों के लोकसभा के सेशन में जब बात करते हैं क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन भी 2 प्रकार के होते हैं जब उस असेंबली में पूछे जाते हैं, सेशन में पूछे जाते हैं। एक होता है स्टेयर्ड क्वेश्चन और एक होते हैं अनस्टेयर्ड क्वेश्चन। तो इन 17वें लोकसभा के सेशन में लगभग 4663 स्टेयर्ड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे और 55,000 या 56,000 के आसपास अनस्टेयर्ड क्वेश्चंस दोस्तों पूछे गए हैं हमारे हाउस में।
अब ये स्टेयर्ड और अनस्टेयर्ड के बीच में क्या डिफरेंस होता है? स्टेयर्ड क्वेश्चंस वो होते हैं जहां पर ओरल आंसर देकर उस क्वेश्चन को समाप्त किया जा सकता है। अनस्टेयर्ड क्वेश्चन वो होते हैं जहां पर लिखित में दोस्तों यहां पर आंसर मांगा जाता है। सिंपल बात हो गई। आगे आते हैं। अब 17वें लोकसभा के सेशन में यानी पिछले 5 सालों में लोकसभा में क्या क्या हुआ ये आपको जानने को मिला। अब दोस्तों हमारे इस पूरे पिछले 5 सालों के लोकसभा के सेशन के काम करने के तरीके में कुछ दिक्कतें हमें देखने को मिली, कुछ कंसर्न्स, कुछ चिंताएं, कुछ समस्याएं वो हमने देखी हैं। जैसे समस्या नंबर 1 कि अब की बार बहुत कम सिटिंग्स हुई हैं। अगर आप पुराने सेशन देखोगे, जैसे 17वां से पहले 16वां, 15वां, 14वां, 13वां, इस प्रकार से कई सारे जो सेशंस है लोकसभा के वो ऑलरेडी यहां पर हो चुके हैं। समझ गए? तो अगर आप देखोगे तो सिटिंग्स, जैसे पहला जो लोकसभा का सेशन हुआ था उसमें 135 सिटिंग हुई थी, फिर 116, 117, हमेशा 100 से ऊपर सिटिंग्स आ रही हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से सिटिंग्स कम से कम रह गई और 17वें सेशन में मतलब केवल कह सकते हो बहुत कम सिटिंग्स यहाँ पर मेंशन की जा रही हैं। 274 सिटिंग्स यहाँ पर हुई हैं, इतनी केवल यहाँ पर मीटिंग्स हुई हैं। ये तो एवरेज वाले डेज बताए हैं, बट यहाँ पर आप देखोगे तो 274 सिटिंग्स यहाँ पर 17th लोकसभा के सेशन में हुई, जो कि बहुत कम थी। और जितनी सिटिंग्स कम होंगी उतने डिस्कशंस कम होंगे, मैटर्स के ऊपर बातचीत कम होगी। समझ गए? फिर दूसरा जो अब की बार दिक्कत देखने को मिली है वो है क्योंकि हमारा संविधान जो है, पहले आप संविधान की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में हमारे पास में आर्टिकल 93 है और आर्टिकल 93 ये बोलता है लोकसभा के अंदर में हमारा एक स्पीकर होता है, आपको पता है दोस्तों, है ना? जैसे राज्यसभा में एक चेयरमैन होता है, लोकसभा में स्पीकर होता है। तो आर्टिकल 93 बोलता है भैया लोकसभा को अपना स्पीकर इलेक्ट करना जरूरी है। एक स्पीकर होगा और दूसरा डेप्यूटी स्पीकर, दोनों होने जरूरी हैं। लेकिन ये जो 17वां लोकसभा का सेशन चला हमारा, ये पहला ऐसा लोकसभा का सेशन रहा जब हमारे पास में स्पीकर तो था लेकिन डेप्यूटी स्पीकर हमने पूरे के पूरे समय पर इलेक्ट नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी चीज यहां पे हमें देखने को मिल रही है। तो ये दूसरी समस्या इस बार के लोकसभा के सेशन में नजर आई। तीसरा, बिल्स पास्ड विद इन 2 वीक्स ऑफ इंट्रोडक्शन। कहने का मतलब यह है कि पहले क्या होता था दोस्तों, जब बिल्स वगैरह लाए जाते थे तो लोकसभा में, क्योंकि आपको पता है कोई बिल लेकर कानून कैसे बनता है भाई, कानून बनने के लिए एक बिल आता है, पहले वो लोकसभा से पास होगा, फिर राज्यसभा से पास होगा, एट द लास्ट प्रेसिडेंट के पास जाएगा। ठीक है, लेकिन इन पासिंग करने में समय थोड़ा ज्यादा लगता था। लेकिन अभी यहां पर बोला जा रहा है जो ज्यादातर बिल्स थे इस पूरे 17वें लोकसभा के सेशन में, ज्यादातर बिल 2 सप्ताह के अंदर अंदर पास हो गए। यानी अभी इंट्रोड्यूस हुआ 2 सप्ताह में पास हो गया। इतनी जल्दी काम होता नहीं था, बट यहां पर जल्दी जल्दी बिल्स पास होते हुए नजर आए। क्यों? क्योंकि उन बिल्स के ऊपर में डिस्कशंस नहीं हुए, बातचीत नहीं हुई, डिबेट्स नहीं हुए, विदाउट डिस्कशन पास हो गए, जो कि ये बात सही नहीं है। समझ गए? क्योंकि जब बिल आता है तो प्रॉपर डिबेट्स, प्रॉपर डिस्कशंस होने जरूरी है ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यूज ऐड किए जा सकें। बट वैसा नहीं देखने को मिला इस बार, ये समस्या के तौर पर देखने को मिलता है। फिर एक और चीज है, वो है लेस देन 20% ऑफ बिल्स वर रेफर टू कमिटीज। यानी कि एक और चीज हमने ये देखी कि 16 जितने बिल्स थे उसके 16% जो बिल्स है वो कमिटीज को भेजे गए कि भाई आप जो है इसके ऊपर और डिटेल से जांच पड़ताल करो। कहने का मतलब है इस बार जो बिल्स जांच पड़ताल के लिए भेजे गए हैं वो बहुत ही कम थे, केवल 16%, जबकि पिछले सेशन में 28% बिल्स को भेजा गया वापस स्क्रूटिनी के लिए। 15वें सेशन में 71% यहाँ पर बिल्स को भेजा गया था। बट अब की बार बिल्स के ऊपर ज़्यादा यहाँ पर जो डिटेल से देखी खार बहुत कम हुई है। समझ गए? आगे आते हैं। फिर एक और समस्या है, फ्यूअर प्राइवेट मेंबर्स बिल डिस्कस एंड रेजोल्यूशन डिस्कस। जैसे मैंने आपको बताया कि भैया इस बार 729 प्राइवेट मेंबर बिल को इंट्रोड्यूस किया गया हमारे लोकसभा में। कितने? 729। इतने सारे बिल्स यहां पर लेकर आए तो, लेकिन कह सकते हो कि केवल और केवल इनमें से 2 प्राइवेट मेंबर बिल थे जिनको डिस्कस किया गया था। फिर भी यहां पर कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ, यानी कि डिस्कशन ही नहीं हुआ बिल्स को लेकर ज्यादा। फिर एक और चीज इस बार समस्या यह देखने को मिली हमारे इस 17वें लोकसभा सेशन में, जो बजट को लेकर डिस्कशन होता है, आपको पता है ना हर साल 1 फरवरी को बजट आता है, तो जो बजट को लेकर डिस्कशन है वो अब की बार बहुत कम हुए, बहुत कम टाइम यहाँ पे बजट्स में खर्चे गए हैं। 2019 से लेकर 2023 के बीच में दोस्तों अगर आप देखते हो तो एवरेज कह सकते हो कि जो बजट के ऊपर डिस्कशंस हैं, कभी कभी बजट यहाँ पर विदाउट डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर वोट कर दिया गया उसके ऊपर। 2023 का अगर आप देखोगे तो 2023 में पूरा का पूरा बजट पास हो गया बिना कोई डिस्कशन के।
डिस्कशंस और डिबेट्स होना बहुत ज़रूरी है, जैसा आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे। तो ये भी एक इशू है, एक समस्या का विषय बन चुका है हमारे इस 17वें लोकसभा के सेशन में। फिर एक और प्रॉब्लम की बार देखने को मिली, पिछले साल की बात है, अभी दिसंबर में 13 दिसंबर 2023 को पार्लियामेंट में एक अटैक हुआ। अटैक मतलब अटैक नहीं, इतना नहीं कहना चाहिए, उसमें यहाँ पर कुछ गैस वगैरह जो येलो स्मोक वगैरह है वो यहाँ पर रिलीज़ कर दी गई थी, स्लोगन शाउट करे जा रहे थे, है ना। तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी के अंदर चूक देखने को मिली, ये भी एक प्रॉब्लम थी। फिर एक और प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिमिनलाइजेशन यहाँ पर इंक्रीज हुआ। कहने का मतलब है यहाँ पर इंडियन पॉलिटिक्स में अगर आप देखोगे तो इस बार हमने ये देखा, क्रिमिनलाइजेशन का कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे जो नेता बैठे हैं आज के समय पर, उनके ऊपर खुद यहाँ पर केस चल रहे हैं, उनका खुद जो बैकग्राउंड है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड है। और हमारे पास में एडीआर की रिपोर्ट आती है, एसोसिएशन ऑफ फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, उसने यहाँ पर यह बताया कि इस बार 17वें लोकसभा के सेशन में 43% जो इलेक्टेड एमपीज थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनके ऊपर खुद क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। तो ये भी यहाँ पर एक इशू के बेसिस पर दिखाया गया है, समझ गए। तो राइटर ने बेहतरीन तरीके से इस पूरे आर्टिकल को प्रेजेंट कर रखा है। आई होप आपको क्लियर होगा दोस्तों, हर एक चीज समझ में आ रही होगी कि अब की बार का 17th लोकसभा सेशन कैसा रहा। अब बात यहां पर यह आती है कि एक और चीज बताई गई, राइटर यहां पर यह बताते हैं कि लोकसभा का जो फंक्शन है इस बार कम रहा, और फंक्शन कम होने की वजह से इंपैक्ट क्या पड़ता है? पहला इंपैक्ट पड़ता है हमारे लोकसभा की क्रेडिबिलिटी के ऊपर उंगलियां उठाई जाएंगी, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। सरकार तब तक है जब तक वहां पे पब्लिक चाहती है, पब्लिक के पास में वोटिंग पावर है, वो एक झटके में गवर्नमेंट बदल सकती है। लेकिन यहां पर लोकसभा की बात होती है, राज्यसभा की बात होती है दोस्तों, तो यहां पर अगर आप कहोगे इफेक्टिव तरीके से डिस्कशंस होने चाहिए थे, हर एक चीज के ऊपर यहां पर मेन फोकस करना चाहिए था। और अगर यहां पर लोकसभा राज्यसभा हमारे कमजोर पड़ेंगे, पार्लियामेंट्स कमजोर पड़ेंगे, यानी डेमोक्रेसी कमजोर पड़ती हुई नजर आएगी, समझ गए। फिर उसके बाद बात आती है, दूसरा जो इंपैक्ट पड़ रहा है वो है डिक्रीज्ड अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि अगर पार्लियामेंट सेशंस कम से कम होते रहेंगे, बैठकें कम होंगी, ज्यादा डिस्कशंस नहीं होंगे, डिबेट्स नहीं होंगे, बातचीत नहीं होगी किसी चीज को लेकर, तो भाई यहां पर जो लॉ मेकर्स है, कानून बनाने वाले लोग हैं, उनके पास में ज्यादा अवसर ही नहीं रहेगा क्वेश्चंस करने के लिए, पॉलिसीज बनाने के लिए, डिसीजंस के लिए, एक्सपेंडिचर्स के लिए, तो ज्यादा वो जवाबदेह ही नहीं बन पाएंगे। ठीक है, गवर्नमेंट का एक सख्त रोल रहना फिर शुरू हो जाएगा, समझ गए। फिर उसके बाद में एक और चीज जो है, एक और इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा, इससे जो रिप्रेजेंटेशन है वो और कमजोर हो जाएगा, क्योंकि जब आपस में एंगेजमेंट कम हो रहा है, कोई आवाज नहीं उठा पा रहा, कोई बिल्स के ऊपर यहाँ पर डिस्कशंस नहीं कर पा रहा, पॉलिसी मेकिंग के ऊपर ज्यादा काम नहीं हो पा रहा, तो इस चक्कर में दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, जो रिप्रेजेंटेशन है वो कमजोर पड़ जाएगा, समझ गए। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इम्पेयर्ड पॉलिसी क्वालिटी, कहने का मतलब है जो पार्लियामेंट्री इंगेजमेंट है, जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा के सेशन के अंदर में, सब आपस में मिलकर डिबेट करें, कोलैबोरेट करें, ये ज़रूरी है। ये कोलैबोरेशन नहीं होगा तो अगेन प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, और जब एंगेजमेंट लेवल कम हो जाता है तो इससे यहाँ पर जो नीतियाँ हैं, लॉज वगैरह हैं, उनको बनने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, काफ़ी प्रॉब्लम से यहाँ पर वो चीज़ें गुजर रही होती हैं। फिर एट द लास्ट राइटर यहाँ पर उसका सोल्यूशन देते हैं, भाई इसका उपाय क्या हो सकता है। पहला उपाय, बिल्ड अ बेटर इमेज ऑफ पार्लियामेंट। हमें यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके चलनी होगी, जहां पे पार्लियामेंट के जितने भी प्रोसीडिंग्स है, जो भी डिस्कशंस है, उनको लाइव दिखाना होगा। इससे क्या होगा, चीज़ें सुधरेंगी, पार्लियामेंट का एक बेटर इमेज क्रिएट होगा। दूसरा, जो क्वालिटी ऑफ मेंबर्स है वो इंप्रूव करने होंगे। पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर्स है दोस्तों, उनको यहाँ पर इंप्रूव करना होगा, वो कैंडिडेट्स को यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा जो क्वालिफाइड हो, एक्सपीरियंसड हो, जो यहाँ पर मैटर्स को बिल्कुल लेकर चल सकें। फिर उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को सेट करना होगा। ठीक है, एक जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है वो क्या कर सकती है, बेसिस समय समय पर रिव्यू कर सकती है ना, चीज़ों को वापस से देख सकती है कि भाई क्या क्या चैलेंजेस यहाँ पर हो रहे हैं, है ना, तो उन सब चीज़ों को यहाँ पर देखा जा सकता है। प्लस उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ कर सकते हैं, स्क्रूटिनी सपोर्ट को और मजबूत करना होगा। जो हमारी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ यहाँ पे अगर आप देखने को मिलती हैं, इन कमेटी को और इंडिपेंडेंट रिसर्च प्रोवाइड करवानी होगी, सपोर्ट देना होगा, ताकि वो और डिटेल से सारी चीज़ों को देख सकें, तहकीकात कर सकें, पार्लियामेंट की खामियों के ऊपर यहाँ पर काम कर सकें, रिसर्च के ऊपर काम कर सकें। तो ये काम यहाँ पर हमें करने ज़रूरी हैं। ये बेसिकली राइटर के कुछ इंपॉर्टेंट सोल्यूशंस हैं। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। तो अब इसी एडिटोरियल के ऊपर बेस्ड आज का हमारा मेंस का क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से सुनना। ये जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको इंप्लीमेंट यानी लिखने की कोशिश करना। 250 शब्दों में आपने इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन बोलता है, क्रिटिकली इवैल्यूएट द स्टैंडर्ड्स ऑफ पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग इन इंडिया।
आपने डिटेल से बताना है कि भाई पार्लियामेंट्री जो फंक्शन है भारत में उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, वो पहले आपने समझाना है। दूसरा, कुछ तरीके बताने हैं कि भाई कैसे हम अपने इंडियन पार्लियामेंट को ज़्यादा प्रोडक्टिव, ज़्यादा जवाबदेही यानी अकाउंटेबल बना सकते हैं। तो 250 शब्दों में आंसर लिखना है दोस्तों। एक बार मैं हिंदी में रीड कर देता हूं ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी इसको अच्छे से समझकर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। तो क्वेश्चन है, भारत में संसदीय कामकाज के मानकों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। भारतीय संसद के भीतर जवाबदेही और उत्पादकता बढ़ाने के उपायों को सुझाव देना होगा। 250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाकर सबमिट करना। और दोस्तों टेलीग्राम पर जाओगे सबसे पहले वहाँ पे लिखना है दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप लोगों को सीधा सीधा पूरा एक्सेस मिल जाएगा और वहाँ पे आप अपने आंसर को लेकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लेकर सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करना है। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल पर। तो दोस्तों द हिंदू का ही एक और एडिटोरियल आज के न्यूज़पेपर में प्रेजेंट है, जहां पे बात हो रही है टाइज अक्रॉस द सी, यानी इंडिया यूएई के रिलेशंस के बारे में डिस्कशन हो रहा है। दोस्तों यहां पर इस पूरे एडिटोरियल में समझाया गया है, अभी आपको पता है रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूएई के विजिट पर गए। अभी एक नए मंदिर का उद्घाटन हुआ है यूएई के अंदर अबू धाबी में, है ना, पहला हिंदू टेम्पल वहाँ पे बना है। उसके अलावा बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रेटी को लेकर डिस्कशंस हुए, एफडीआई को लेकर बातचीत हुई, रिसर्च डेवलपमेंट को लेकर, सेपा एग्रीमेंट को लेकर, तो क्या क्या डिस्कशंस हुए हैं वो हर एक चीज़ मैं आपको एक नोट्स के फॉर्म में बताने वाला हूँ। हर एक चीज़ दोस्तों यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, आप इसको अच्छे से देख सकते हो, बस खाली चीज़ों को ध्यान से सुनते हुए चलना। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं और बात करते हैं भारत और यूएई के संबंधों के बारे में। तो इंडिया, अच्छा पहले यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का लोकेशन देख लो। यहाँ पर दोस्तों एक कंट्री आपको देखने को मिलेगा जिसकी कैपिटल है अबू धाबी। ठीक है, ये इंडिया है, बीच में अरेबियन सी है, फिर ओमान है, देन उसके बाद यहाँ पर आपको यूएई नजर आएगा। तो इंडिया यूएई दोनों ने मिलकर अभी 8 अलग अलग अग्रीमेंट्स को साइन किया। रिसेंटली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के विजिट पर गए उसके बाद की बात हो रही है। तो कौन कौन से एग्रीमेंट साइन करे गए, जरा इंडिया यूएई के बीच का जो रिलेशन है इसके हाईलाइट्स को देखते हैं। पहला, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स को लेकर ये जो दोनों कंट्रीज हैं आपस में साथ में आती हैं। इन्होंने यूपीआई और एएनआई को आपस में इंटरलिंक किया है। कहने का मतलब है ये जो दोनों देश हैं दोस्तों, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है। जैसे भारत का तो यूपीआई हो गया और यूएई का एएनआई, ये दोनों के डिजिटल पेमेंट के प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको आपस में जोड़ने की बात की है। अब जोड़ देंगे तो इससे होगा क्या? इससे होगा दोस्तों कि इंडिया यूएई के बीच में आप बॉर्डर्स में अगर आप देख पाओगे एक दूसरे के देश में आप सीमलेस ट्रांजैक्शंस कर पाओगे, आराम से पैसा लेन देन कर पाओगे। इससे फाइनेंशियल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, कॉपरेशन इंक्रीज होगा। तो पहला काम ये किया गया। दूसरा यहाँ पर क्या हुआ, डोमेस्टिक कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, है ना, और रुपे और जेवन, इन दोनों को दोस्तों आपस में जोड़ा गया। कहने का मतलब है दोनों देशों ने अपने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स थे उनको तो जोड़ा, उसके अलावा जो यहाँ पर डेबिट क्रेडिट कार्ड्स हैं, जैसे इंडिया का रुपे कार्ड हो गया और बाकी यहाँ पर यूएई का जेवन कार्ड, इन दोनों को दोस्तों आपस में जोड़ दिया गया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप होगा फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, कॉपरेशन में हेल्प मिलेगी। तो यूएई का जो डोमेस्टिक कार्ड है जेवन, ये डिजिटल रुपे कार्ड के ऊपर ही बेस आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, इससे क्या हुआ दोस्तों, जो ये रुपे कार्ड है इसका एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा। पूरे यूएई में आप रुपे कार्ड का यूज कर सकते हो, इंडिया का जो स्पेशली ये कार्ड है। ये काम किया गया। तीसरा कदम, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। दोनों देशों ने मिलकर बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को साइन किया। और इस इन्वेस्टमेंट ट्रीटी से क्या होगा, देखो यूएई एक बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है इंडिया की, और आज के समय पर यूएई एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर भी है भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। इवन 2022-23 के अंदर अगर आप देखोगे तो यूएई चौथा सबसे बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर रहा है इंडिया के लिए। यूएई ने लगभग $75 बिलियन दोस्तों यहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। समझ गए? तो यूएई इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर बात आती है एक और एग्रीमेंट की, वो है आईमेक एग्रीमेंट। अब ये जो एग्रीमेंट है इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर हमको देखने को मिला। आपको पता है ना, एक कॉरिडोर जिसकी चर्चाएं पिछले साल G20 समिट में की गई थी कि भारत को यूरोप से जोड़ा जाएगा इस कॉरिडोर के माध्यम से। इस कॉरिडोर में यूएई का इंपॉर्टेंट रोल है। यूएई का एक पोर्ट आता है जबल अली पोर्ट, है ना, वहाँ से इंडिया की कनेक्टिविटी यहाँ पर बनेगी। तो इस पोर्ट की कनेक्टिविटी को लेकर कुछ डिस्कशंस रिसेंटली यहाँ पर इस मीटिंग के दौरान हुए हैं।
बाकी इन दोनों ने मिलकर कल्चरल कॉपरेशंस की बात की है। दोनों देशों ने मिलकर एक और एग्रीमेंट साइन किया है जहां पर दोनों देशों की जो नेशनल आर्काइव्स हैं वो मिलकर काम करेंगी। नेशनल आर्काइव्स बेसिकली क्या करती हैं, हमारे देश का जो पुराना ऐतिहासिक मटेरियल है उसको प्रोटेक्ट करके रखती हैं। तो दोनों देश यहाँ पर एक दूसरे को इस मामले में सपोर्ट करेंगे। उसके अलावा BAPS टेम्पल, यानी कि आपको पता ही अबू धाबी का जो पहला हिंदू मंदिर है वो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो ही चुका है। इसके लिए भारत ऑलरेडी UAE को थैंक यू बोल चुका है, अभी भी बोल रहा है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर दोनों देशों के बीच में पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, यानी कि RITES लिमिटेड और गुजरात का मैरीटाइम बोर्ड, इन दोनों ने मिलकर अबू धाबी पोर्ट्स कंपनी के साथ में एक अग्रीमेंट साइन किया जिससे हम अपने पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदरगाह का इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत करेंगे। भारत और UAE को जो पोर्ट्स, जो बंदरगाह है, इनको आपस में जोड़ेंगे। फिर उसके बाद भारत मार्ट का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन नहीं, इसकी नींव रखी गई है। तो UAE के अंदर जबल अली में दोस्तों, जैसे हमारे बड़े बड़े मॉल्स होते हैं ना, उस प्रकार का एक मॉल भारत मार्ट नाम का खोला जा रहा है UAE के अंदर में। तो भारत मार्ट जो होगा उसमें जितने भी आइटम, जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे वो सारे के सारे भारतीय प्रोडक्ट होंगे। जैसे चाइना का खुद का एक मार्ट है ड्रैगन मार्ट, जिसमें चाइना के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, वैसे यहाँ पर एक भारत मार्ट होने वाला है UAE के अंदर में। तो ये यहाँ पर कुछ करंट डिस्कशंस, यानी कि करंट जो अग्रीमेंट्स साइन हुए आपस में, उन अग्रीमेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है इन दोनों देशों के संबंध के बारे में। तो इंडिया और UAE के जब हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करते हैं दोस्तों, तो दोनों ने अपने जो संबंध हैं इनको 1972 के अंदर में पूरी तरह से एस्टेब्लिश किया। और इन दोनों के संबंध को और बहुत बड़ा पुश तब मिलता है जब पहली बार जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो UAE में विजिट करते हैं अगस्त 2015 में। इसके बाद यहाँ पर जो रिलेशंस और मजबूत हुए। फिर 2017 में जनवरी के समय पर भारत ने अपने रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पर जो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस है उनको भी यहाँ पर बुलाया, इनवाइट किया, वो भी यहाँ पर आए। इसकी वजह से रिलेशंस और मजबूत होते हुए चले गए, समझ गए। फिर कई सारे अग्रीमेंट्स दोनों देशों ने करे। आज इन दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है वो काफ़ी बड़े लेवल पर हो रहा है, इस वजह से इनके इकोनॉमिक रिलेशंस मजबूत हैं। इंडिया UAE ने अपना टारगेट रखा है 2030 तक हम $100 बिलियन का व्यापार करेंगे आपस में मिलकर, ये टारगेट्स हैं। वैसे अभी का व्यापार देखोगे 2022-23 में तो दोनों देशों का जो व्यापार है वो दोस्तों $85 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है। फिर एनर्जी सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन की बात करेंगे तो UAE यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी के अंदर अगर आप देखोगे तो स्पेशली जो स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व है दोस्तों, वो यहाँ पर बनाने में UAE हमारी मदद कर रहा है, जिसमें हम तेल स्टोर करके रखेंगे। फिर कई, जैसे IMEC कॉरिडोर की बात ऑलरेडी हम अभी कर ही चुके हैं, ITU की बात कर चुके हैं, तो इसमें कुछ खास बात है नहीं, वो रिपीटेड चीज़ है। तो ये था पूरा डिस्कशन दोस्तों। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया था ना, इस चक्कर मैंने क्वेश्चंस ऐड नहीं किए। क्वेश्चंस ऐड रहेंगे डेफिनेटली, आपको डेली बेसिस पे हमारे द हिंदू के वीडियो में क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे कल आपको मिले थे। बट आज आप लोगों ने यहाँ पे कमेंट करके बताना है वीडियो कितना प्रोडक्टिव था, वीडियो में आपको कितना कुछ जानने को मिला। बहुत सारी जानकारी मिली, सब करंट न्यूज़ थी, और इसके बेसिस पर एग्जामिनेशन की पूरी तैयारी होगी। क्योंकि अभी हो क्या रहा है ना दोस्तों, द हिंदू में अगर आज भी न्यूज़पेपर आप ओपन कर लोगे तो कुछ खास काम का मिलेगा नहीं। तो इस चक्कर में जगह जगह से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके अलग अलग न्यूज़पेपर से, अलग अलग सोर्सेज से जो आपके काम की है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको कंपाइल करके आपको तैयार किया गया है। हाँ, ये है चीज़ कि भाई ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो उसके बाद आपको कोई भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी दूसरा सोर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये ऑल इन वन है, समझ गए। तो यहाँ पे आता है प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये था, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का मेन मकसद क्या है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। जितने भी हमारे छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं इनको साथ में लेकर आना, एक फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम है, ये मेन मकसद यहाँ पर इस पर्टिकुलर योजना का देखने को मिलता है। ठीक है ना, मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।